नमस्ते बच्चों, बीए सेकेंड ईयर की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। इसके पूर्व की क्लास में हमने भारतीय संविधान के संघात्मक तत्वों पर चर्चा की थी। आज हम भारतीय संविधान के एकात्मक लक्षणों पर चर्चा करेंगे। संविधान सभा में अनेक सदस्यों का ये मत था कि भारत के संविधान में संघात्मक सिद्धांतों की हत्या की गई है, अर्थात जिस संविधान का निर्माण किया गया है वह शरीर से तो संघात्मक है किंतु आत्मा से एकात्मक है, क्योंकि इसमें सभी शक्तियां संसद को प्रदान कर दी गई है और राज्य विधानमंडल को कोई भी शक्तियां प्रदान नहीं की गई है। तो इसका तात्पर्य यह है कि भारतीय संविधान में संघात्मक के साथ साथ एकात्मक व्यवस्था के लक्षण भी विद्यमान हैं। अब हम यदि ध्यान से देखें बच्चों, तो भारतीय संविधान में दो प्रकार के एकात्मक तत्व दृष्टिगोचर होते हैं। पहला, भारतीय संविधान के अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व, और दूसरा भारतीय संविधान के बहिरंग में उपस्थित एकात्मक तत्व। सबसे पहले हम अंतरंग में उपस्थित एकात्मक तत्वों को देखते हैं। भारतीय संविधान निर्माता जब संविधान का निर्माण कर रहे थे तो वो इस बात को बहुत अच्छे से समझते थे कि भारत में जब जब केंद्रीय सत्ता दुर्बल हुई है तो भारत की एकता भंग हो गई है और उसे पराधीन होना पड़ा। संविधान निर्माता नहीं चाहते थे कि इतिहास वापस दोहराया जाए, इसलिए उन्होंने केंद्रीय सत्ता को शक्तिशाली बनाने का कार्य किया और भारतीय संविधान में संघ को, केंद्र को शक्ति प्रदान की। अब हम देखते हैं बच्चों कि कौन कौन से एकात्मक तत्व भारतीय संविधान में अपनाए गए। तो सबसे पहला है एकहरी नागरिकता। संघात्मक शासन में बच्चों दोहरी नागरिकता पाई जाती है। अमेरिका में भी ऐसा है, लेकिन भारत में नागरिकता का संबंध संघ से है, राज्यों की अपनी कोई भी नागरिकता नहीं है। दूसरा है बच्चों शक्तियों का बंटवारा केंद्र के पक्ष में। मैंने आपको पूर्व में भी बताया था बच्चों की जो सूचियों है, जो शक्तियों का विभाजन सूचियों में किया गया है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो यहाँ हम देखते हैं बच्चों की शक्तियों का बंटवारा भी केंद्र के पक्ष में अधिक किया गया है। जैसे संघ सूची में 97 विषय लिखे गए हैं जिस पे केवल संसद ही कानून बनाती है। समवर्ती सूची में जो 47 विषय है जिस पे केंद्र की संसद और राज्य विधानमंडल दोनों ही कानून बनाते हैं, लेकिन जब कभी इन दोनों प्रकार के कानूनों में विरोध उत्पन्न होता है तो हमेशा केंद्र का कानून ही मान्य होता है। अवशिष्ट विषय भी शक्तियाँ भी हमने केंद्र को दी है, न कि राज्यों को। तो इससे ये स्पष्ट है कि संविधान के द्वारा शक्तिशाली केंद्र की स्थापना की गई है। थर्ड है बच्चों संघ और राज्य के लिए एक ही संविधान। आपने भारतीय संविधान की बात सुनी होगी, आपने कभी राजस्थान का संविधान, बंगाल का संविधान ऐसी बात नहीं सुनी है। अमेरिका में और स्विस कैंटनों में ऐसा है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत के संविधान के अंतर्गत संघ के संविधान के साथ साथ राज्यों के संविधान भी सम्मिलित है। नेक्स्ट है बच्चों केंद्र सरकार द्वारा राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद को यह अधिकार है कि वह किसी राज्य से उसका कोई प्रदेश पृथक कर सकती है, किसी राज्य के क्षेत्रफल में कमी कर सकती है या राज्य की सीमाओं में या उसके नाम को बदल सकती है। इसके अतिरिक्त नेक्स्ट है बच्चों एकीकृत न्याय व्यवस्था। जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, भारत में न्यायिक व्यवस्था का ढांचा एक पिरामिड की भांति है। संघ और राज्य के कानूनों को लागू करने के लिए दोहरी न्याय व्यवस्था संघात्मक व्यवस्था में आवश्यक समझी गई है। भारतीय संघ में अमेरिका की तरह दोहरी न्याय व्यवस्था का प्रबंध करने के स्थान पे न्याय व्यवस्था को एकीकृत किया गया है और एक पिरामिड का रूप दिया है हुआ है। मतलब सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, फिर राज्यों के उच्च न्यायालय और फिर उसके अधीन जिला न्यायालय और उसके अधीन जो भी न्यायिक व्यवस्था का संगठन है वो आता है। तो राज्यों के उच्च न्यायालय का निर्माण और गठन संघीय सत्ता के द्वारा ही किया जाता है। फिर है बच्चों संकट काल में एकात्मक शासन। आप जैसा कि जानते हैं राष्ट्रपति को अनुच्छेद 352, 356 और 360 के द्वारा संकट काल की घोषणाएं करने का अधिकार है। अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय संकट काल के समय संसद को राज्य सूची में वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। अनुच्छेद 360 के अनुसार राष्ट्रपति वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है और जैसे ही वित्तीय संकट की घोषणा होती है वित्तीय व्यवस्था पर, राज्य की वित्तीय व्यवस्था पर केंद्र का नियंत्रण स्थापित हो जाता है।
राज्यों के वित्त विधेयक को राष्ट्रपति अपनी स्वीकृति के लिए मंगा सकता है। और राज्य में जब संवैधानिक संकट आता है बच्चों, तब राज्यपाल केंद्र सरकार के एजेंट के रूप में ही शासन का संचालन करता है और उस समय संसद उस राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखती है। तो इससे भी स्पष्ट है कि संकट काल में एकात्मक शासन का रूप धारण कर लेता है। नेक्स्ट है महत्वपूर्ण विषयों के संबंध में एकीकृत व्यवस्था है। जैसे संघ राज्य होते जो वहाँ के दोहरा कानून, दोहरी न्याय व्यवस्था, दोहरी उच्च न्यायिक सेवाएं होती है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। राष्ट्र की एकता को बनाए रखने के लिए एक रूपता स्थापित करने का प्रयत्न किया गया है। जैसे अखिल भारतीय प्रशासन और पुलिस सेवा IAS IPS के नाम आपने सुने ही होंगे, और राज्यसभा के 2/3 बहुमत से पारित संकल्प पत्र के द्वारा ही नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना की जा सकती है। भारत के जो नियंत्रण महालेखा परीक्षक है उसके अधीन भारत की लेखा परीक्षा और लेखा सेवा का आयोजन है, जो एक केंद्रीय सेवा है जो राज्य के संघ के साथ साथ राज्यों का भी लेखा परीक्षण का काम करती है। निर्वाचन आयोग भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। तो इन सब से स्पष्ट है कि महत्वपूर्ण विषयों में एकीकृत व्यवस्था मतलब केंद्र का कंट्रोल बना रहता है। नेक्स्ट बच्चों, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही अपने पद पे रहते हैं। राज्यपाल केंद्र के प्रतिनिधि के रूप में ही कार्य करते हैं। नेक्स्ट है आर्थिक दृष्टि से राज्यों की चूंकि दुर्बल स्थिति है तो वो सदैव केंद्र पे निर्भर रहते हैं। राज्यों को राज्यसभा में भी जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है भारत में, वहाँ पे समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व नहीं है, वरन जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित विधेयक भी कई बार राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए रखे जाते हैं। भारत का जो संविधान है वो सुपरिवर्तनशील संविधान है, जहां संशोधन आसानी से किए जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त केंद्र द्वारा राज्यों के मतभेदों का निवारण भी किया जाता है। तो बच्चों, इन सबसे स्पष्ट है कि भारतीय संविधान जो है वो एकात्मकता की ओर झुका हुआ है। ये तो हो गए बच्चों अंतरंग तत्व। इसके अतिरिक्त भारतीय संविधान के बहिरंग में भी कुछ ऐसे तत्व थे जो एकात्मकता की ओर झुके हुए थे, जिसमें सबसे पहला बच्चों प्रधानमंत्री का चमत्कारिक व्यक्तित्व। चूँकि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और उनके व्यक्तित्व ने भारत को राजनीतिक स्थिरता और राष्ट्रीय दृष्टिकोण प्रदान किया। उनके प्रभाव के आगे राज्यों के नेताओं का व्यक्तित्व फीका लगता था, कोई मुख्यमंत्री उनकी विरोध करने की सोच ही नहीं सकता था। तो इन सब से बच्चों क्या है कि झुकाव हमेशा संघ की तरफ रहा। दूसरा, योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद में भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इससे संघ का प्रभाव हमेशा बना रहा। नेक्स्ट बच्चों, मुख्यमंत्रियों पर भ्रष्ट आचरण के आरोप और जांच में केंद्रीय एजेंसियों की जो भूमिका थी उससे भी केंद्र सरकार का प्रत्यक्ष नियंत्रण राज्यों पर स्थापित हो गया। इसके अतिरिक्त समय समय पे ऐसी अनेक राजनीतिक स्थितियां जन्म लेती है जिनके आधार पर केंद्र सरकार राज्य सरकारों को न केवल प्रभावित वरन नियंत्रित भी कर सकती है। इस प्रसंग में केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री पदाधिकारी को प्राप्त कृपा की शक्तियों की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो इन सब को देखने से बच्चों ये स्पष्ट है कि भारत की जो संघीय व्यवस्था है उसमें संघात्मकता के साथ साथ एकात्मकता के लक्षण भी दृष्टिगोचर होते हैं। धन्यवाद।